हाँ भैया, तो याद रहे इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता मैंने बता दिया आपको। या तो पीआईसीयू का मतलब पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी रिसर्च टाइटल दे दिया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, उससे पूछ लिया इसमें पॉपुलेशन कौन सी है, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है। कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं, पॉपुलेशन क्या होती है, किसके बाद लिखी हुई मिलती है, सब कुछ बता चुका हूं मैं पहले। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व हाई रिसर्चर कंट्रोल, जिसमें रिसर्चर कंट्रोल हाई है, रेंडमाइजेशन भी है और लेबोरेटरी सेटिंग भी है आपकी भैया। कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। लिखे आंसर जिससे पढ़ा है डिजाइन। मैंने 3 क्राइटेरिया बताए थे भैया, ठीक है। दैट इज द रेंडमाइजेशन और कंट्रोल, और था मैनिपुलेशन, ठीक है। रेंडमाइजेशन का मतलब मैंने बताया था यहां पर रैंडम सैंपलिंग से नहीं है। यहां पर क्या है, पहले कंट्रोल बता देता हूं मैं, चलो आपको। कंट्रोल का मतलब मैंने बताया था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी चीज के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। क्या सपोज मैंने कोई दवाई बनाई है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है, बीपी को कम करती है नहीं करती है, क्लियर। मैंने 100 सैंपल लिए, 100 सैंपल लिए, ठीक है, जो क्या है, जिनको क्या है भैया हाइपरटेंशन है। समझ में आई कहानी? क्या मैंने बीपी की दवाई है उनको दूंगा तो पता चलेगा मुझे कि बीपी कम हुई कि ज्यादा हुई, क्या। लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से भी कम हो सकता है, स्ट्रेस कम होने की वजह से भी कम हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, 50 लोगों को तो मैंने लिख दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिसमें मैं दवाई दूंगा, और 50 लोगों को रख दिया मैंने कंट्रोल ग्रुप में जिसको मैं कोई भी दवाई नहीं दूंगा, बीपी चेक करूंगा इनके साथ में, सबका साथ में, इनको दवाई दूंगा, इनको कुछ भी नहीं दूंगा, क्लियर है। और इनका भी वापस बाद में बीपी चेक करूंगा और इनका भी बाद में वापस बीपी चेक करूंगा। तो मेरे पास कितने ग्रुप हो गए भैया, 2। दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक कंट्रोल ग्रुप जिसको हम एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर अपन नहीं कर रहे हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? तो अब मेरे सवाल उठता है कि जो 100 बच्चे में ले रहा हूं, जो 100 हाइपरटेंशन पेशेंट ले रहा हूं मैं किसको तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखूं और किसको मैं क्या रखूं, कंट्रोल ग्रुप में रखूं। तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन। आप आए, मैंने क्या किया, हेड आएगा तो एक्सपेरिमेंटल में, टेल आएगा तो कंट्रोल में। हेड आया, चलो भाई इसमें चलो, हाइपरटेंशन वाले तो डिसाइड कर ही लिए मैंने पहले, फिर हेड आया, टेल आया, आप कंट्रोल में चलो। तो दैट इज अ रेंडमाइजेशन। मतलब क्या है कि रैंडमली जो सैंपल्स हैं उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखना है या कंट्रोल ग्रुप में रखना है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रैंडमाइजेशन। और कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या है, जिसपे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, बट कोई और फैक्टर्स हो सकता है। सपोज इनका भी बीपी कम हो जाए थोड़ा सा, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है ना, वेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से अपन रखते हैं। और नेक्स्ट होता है भैया मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है भैया, चेंज, ठीक है। आप मेडिसिन दे रहे हैं, उसको कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसको आप चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वेरी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मैनिपुलेशन। तो तीनों क्राइटेरिया जहां फॉलो होते हैं उस डिजाइन को बोलते हैं अपन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी के अंदर क्या होता है भैया, आपका जनरली आप क्या करते हैं भैया, मैनिपुलेशन तो करते ही है क्योंकि ये आपका ट्रीटमेंट है ना, एज ए इंटरवेंशन। लेकिन रेंडमाइजेशन और कंट्रोल में से क्या होता है, केवल एक होता है। आइदर एक तो ये होगा ही होगा, ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा, एक होगा। आइदर रेंडमाइजेशन हो सकता है, आइदर कंट्रोल हो सकता है। उसको बोलते हैं अपन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और जहां पर केवल मैनिपुलेशन होता है, ना तो रेंडमाइजेशन होता है और ना कंट्रोल ग्रुप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो ट्रू, क्वासी और प्री। ट्रू में तीनों होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही आपकी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। क्वासी में मैनिपुलेशन तो हो गया होगा, लेकिन इन दो में से एक होगा, मतलब 2 है। और थर्ड जो प्री है उसमें केवल मैनिपुलेशन होगा, ना तो रेंडमाइजेशन होगा ना ही कंट्रोल ग्रुप होगा। मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, क्लियर भैया। तो यहां उन्होंने पूछा है कि which of the following type of research involve the high researcher control, randomization, laboratory setting। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका, that is a true experimental research design, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक तरह से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। जिसे रिसर्च डिजाइन पढ़ी है उसको पता क्रॉस सेक्शनल क्या होता है। थोड़ा फास्ट करूंगा, है ना। A study of one particular section of society like the middle class, एक पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। वन दैट इज डिवाइज्ड
when the researcher is in a bad mood, क्या bad mood में है? The collection of data from more than one case at one moment in time, or a comparison of two or more variables over a long period of time. What is your answer? जैसा डिजाइन पढ़ी वो दे पाएगा, नहीं तो ऐसे लगा दो तुक्का, मत सोचो, क्यों पढ़ा ही नहीं तो सोचने से मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा था पढ़ करके आना है, मुझे भी अच्छा लगेगा, सोल्व कर, नींद नहीं आएगी आपको, पढ़ के आते तो एनर्जी रहती है कि क्या है, नहीं पढ़ के आया तो नींद नहीं आएगी, क्या होगा? पढ़ना जरूरी है। फटाफट कर दो आंसर ताकि बात करूं मैं। मैंने कहा था भैया कि जो पढ़ाया था तब मैंने, ये टाइम के बिहाफ पे डिवाइड की गई थी, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं, मैं आपके पास आया, ठीक है, जो भी मैंने इंटरवेंशन किया तुरंत मैंने आपसे एक ही पॉइंट पे डेटा कलेक्ट करके चला गया, ठीक है। ऐसा नहीं आज आ रहा हूं, फिर 6 महीने बाद आ रहा हूं, फिर साल भर बाद आ रहा हूं, वो क्या हो जाएगी आपकी लॉन्ग टाइम, लॉन्गिट्यूडनल। और एक ही पॉइंट पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया? क्रॉस सेक्शनल, और लॉन्ग टाइम तक। इसे मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का नर्सिंग के प्रति एक उनका व्यू जानना चाह रहा हूं, ओपिनियन जानना चाह रहा हूं, एटीट्यूड जानना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर में थे तब भी मैंने डेटा कलेक्ट किया, सेकंड ईयर में तब भी किया, थर्ड ईयर में तब भी किया, फोर्थ ईयर में तब भी किया। तो वो क्या भैया? लॉन्ग टर्म है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगी। इसने क्या पूछा? क्रॉस सेक्शनल। तो ये क्या भैया? सी मोर देन वन केस एट वन मोमेंट इन द टाइम। अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो ये कौन सी हो जाती है भैया? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पूछता तो आंसर क्या हो जाता आपका? डी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल पूछा है तो एक पॉइंट पे इसका आंसर क्या भैया? आपका सी करेक्ट है आंसर, ठीक है। आगे बात करें, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू। अब मैंने पढ़ाया है इंटरनल वैलिडिटी, जिससे पढ़ा है और पढ़ करके आए हैं वो इसका आंसर बता पाएंगे। वेदर और नॉट, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था पढ़ करके आना है आप प्लीज। वेदर और नॉट देयर इज रियली ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, क्लियर? Whether or not the findings are the relevant to the participants' everyday lives, the degree to which the research feels that this was a worthwhile project, or how accurately the measurements represent underlying concept। अब जिसको इंटरनल वैलिडिटी पता है वो बता पाएगा शायद। पढ़ा चुका हूं मैं टॉपिक, बिना पढ़ाए हुआ कोई भी टॉपिक नहीं है। ये रिसर्च डिजाइन की इंटरनल वैलिडिटी है, याद रखना, रिसर्च टूल की नहीं है। वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अलग है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी का नाम आ जाए वो रिसर्च डिजाइन की इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात कर रहा हूं मैं। रिसर्च टूल की वो कहानी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। नहीं आया तो लगा दो, कोई बात नहीं। मैंने इंटरनल वैलिडिटी पढ़ाया था भैया, तब मैंने कहा था कि जब भी आप कोई रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, जनरली अपन जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है वहां पर देखते हैं, क्लियर, जहां पर कोई दो चीज के बीच में आप रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, क्लियर, कोई भी दो चीज के बीच में, तो आपको लगता है प्रीवियस फाइंडिंग से देख करके कि कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। अगर आपको लगता है इट मींस उस डिजाइन की क्या है भैया? इंटरनल वैलिडिटी है। तो मैं कहूं कि जैसे कि इस मेज का और ब्लैक बोर्ड, स्क्रीन का, बोर्ड का कोई रिलेशनशिप कुछ नहीं है ना? हाइट का वेट के साथ हो सकता है ना? डाइट का वेट के साथ हो सकता है ना? डाइट का इस बोर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है? नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं। डाइट का ब्लड से क्या लेना देना, ठीक है। तो जहां पर ऐसे वेरिएबल आपने लिए हैं और आपको लगता है कि इन दो वेरिएबल के बीच में कहीं ना कुछ रिलेशनशिप है, आइदर पॉजिटिव हो सकता है, आइदर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कोई रिलेशनशिप नहीं भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चांसेस आपके होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि कहीं रिलेशनशिप है, इट मींस वो क्या है भैया? आपकी इंटरनल वैलिडिटी है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है, जिसको आप जनरलाइज कब कह सकते हैं? मैंने कोई स्टडी की, सपोज एक्सटर्नल वैलिडिटी, मैंने आपके ऊपर, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के, मैं इनका नॉलेज असेस कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने स्टडी की, मैंने कहा कि इनका नॉलेज लेवल क्या है भैया? अच्छा है, ठीक है। तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि भैया बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का ब्रोंकाइटिस के ऊपर नॉलेज क्या है भैया? अच्छा है। अब अगर इस स्टडी को मैं अनदर सेटिंग में, अनदर पॉपुलेशन पे अगर मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूं और अगर सेम रिजल्ट मिलता है तो अगर मेरी रिसर्च स्टडी क्या है भैया? बिल्कुल सही है। मैंने कोविड वैक्सीन बनाई, अब मैं उसको घर में बैठ के लगाऊं या हॉस्पिटल में लगाऊं, फर्स्ट फ्लोर पे लगाऊं कि फोर्थ फ्लोर पे लगाऊं, इसका इफेक्ट वही आएगा। मतलब वो जनरलाइजेबिलिटी है, समझ में आई? मैं वेइंग मशीन बताई, मैंने वेट मशीन बनाई,
मैं यहां पे वजन करूं उस मशीन को ले जा करके तो वही वजन आएगा, नीचे ले जाके करूं तो वजन वही आएगा, धूप में करूं तो आएगा, छाव में करूं तो वही आएगा, हॉस्पिटल में करूं तो वो आएगा, घर पे करूं तो वो आएगा, कोचिंग में करूंगा तो वही आएगा, है ना। मतलब वो जनरलाइजेबिलिटी है उसकी, एक्सटर्नल वैलिडिटी उसकी है, हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं फाइंडिंग्स को। समझ में आई? जब स्टडी को अब रेप्लिकेट करते हैं वापस से, ठीक है, अनदर सेटिंग में, अनदर पॉपुलेशन पे, तो आपका सेम रिजल्ट मिलता है, दैट इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। मैं पढ़ा चुका हूं उसको अच्छे से, क्लियर, लेकिन आपके चेहरे देख रहा हूं इस वजह से मैं रिपीट किया। तो इंटरनल वैलिडिटी का आंसर क्या हुआ भैया? वेदर और नॉट देयर इज अ रियली ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, ठीक है, तो इनकी रिलेशनशिप है, तो योर आंसर इज ए। क्लियर है? नेक्स्ट, which of the following items distinguishes true experimental research from quasi experimental research design? ट्रू को क्वासी से डिफरेंस कर रहा है। साइज ऑफ अ सैंपल, द यूज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द ग्रुप्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। बताओ, हमें आना चाहिए आंसर। नहीं आया तो भैया इसका मतलब आपका दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां नहीं है, यू आर फिजिकली प्रेजेंट हियर बट नॉट मेंटली प्रेजेंट हियर। आएगा इसलिए नहीं कि पढ़ा नहीं होगा, पुराना तो हवा जाता ऊपर से। अभी अभी मैंने बताया है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल 3 पॉइंट बताए थे मैंने, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन। मैंने कहा मैनिपुलेशन तो होता ही होता है, वही ट्रीटमेंट है आपका, ठीक है। मैंने कहा कि कंट्रोल और रैंडमाइजेशन में से एक होगा, वही ट्रू में तीनों है। क्वासी में क्या है भैया? या तो रैंडमाइजेशन है या कंट्रोल है, ठीक है। तो इसने ऑप्शन साइज ऑफ सैंपल दिया, साइज ऑफ सैंपल तो कितनी भी हो सकती है, चाहे ट्रू में भी क्वासी में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। यूज और सैंपलिंग टेक्निक का भी कोई लेना देना नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, मैनिपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देने मतलब मैनिपुलेशन कर रहे हैं आप, वो तो दोनों में करते हैं अपन, ट्रीटमेंट क्वासी में भी करते हैं, ट्रू में भी करते हैं। लेकिन रैंडम असाइनमेंट, या यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप दिया हुआ होता है ना, या रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट टू द ग्रुप, आप रैंडमली ग्रुप्स में, चाहे एक्सपेरिमेंटल चाहे कंट्रोल, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? रैंडम असाइनमेंट ही तो हुआ, ठीक है। आंसर इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज आर ऑल्सो कॉल्ड, पढ़ा चुका हूं मैं इसको, ठीक है। इसका अनदर नेम पूछा है मैंने, एक्सप्लोरेटरी, अब पढ़ा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कोरिलेशनल, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डिस्क्रिप्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अनदर नेम है, अनदर नेम आता तो याद करने वाली है, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, डेटा है, बता दिया मैंने आपको। इसका अनदर नेम क्या, याद कर लो आप। बीइंग ए टीचर मेरा कोई रोल नहीं है ना, आपकी मेमोरी है। आता तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम पास करो, चलो, है ना। क्योंकि बहुत सारे ने डिजाइन पढ़ी नहीं है, आधे बच्चे कुछ नए दिख रहे हैं मुझे। कोरिलेशनल का ही मैंने दूसरा नाम बताया था, एक्स पोस्ट फैक्टो, और कोरिलेशन क्या होती है मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बताना आंसर, अगर थोड़ा सा लगाओ दिमाग तो। कंसिडर दिस टाइटल, रिसर्च टाइटल दिया हुआ है कि द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइविंग ए सुनामी, सुनामी आई है ना, उसके लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं आप। दिस टाइटल वुड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन पढ़ी है वो समझ पाएगा, बाकी नहीं समझ पाएगा। पहले कह रहा हूं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इथनोग्राफिक, फिनोमेनोलॉजिकल, एक्शन रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम बात करता हूं मैं भैया। मैंने जहां भी कहा था कि लाइव एक्सपीरियंस की बात आ जाए, आप जो ले रहे हैं वो क्या है भैया? आपका फिनोमिनोलॉजिकल है। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? कल्चर से बेस्ड, कोई कल्चर से बेस्ड चीज आ जाए, कल्चर बढ़ा जाए, समझना इथनोग्राफिक है। एक्शन रिसर्च बता चुका हूं, एक्शन और अप्लाइड में बताया था मैंने आपको, जहां साइंटिफिक की जरूरत होती है। हिस्टोरिकल, जहां पर अपन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चीज की, वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आपका आता है। और जहां पे आप वहां पे ग्राउंड रूट लेवल पे जाके स्टडी करते हो, वहां पे ग्राउंडेड थ्योरी हो जाता है भैया। मैं बता चुका हूं उनके बारे में डिटेल। आपका जहां पे लाइव एक्सपीरियंस आ जाए बात, तो याद रखना वो क्या भैया? आपकी फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी है। नेक्स्ट देखें, द ग्रुप
दैट डज नॉट रिसीव, इसका आंसर दे देना यार, डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज कॉल्ड एज, ठीक है ना। ऐसा ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर रहा है, क्या उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं, क्या उसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, क्या ट्रीटमेंट ग्रुप बोलते हैं, और क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप बोलते हैं? करो करो फिर, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, अभी बोला था मैंने, दो ग्रुप बनाते हैं, एक को ट्रीटमेंट देते हैं, एक को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं अपन, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं भैया? कंट्रोल ग्रुप। और जिसको ट्रीटमेंट देते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अभी बताया दादा, सही किया, अच्छी बात है, वेरी गुड। कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, ये पढ़ा चुका हूं मैं, थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। इंटरनल वैलिडिटी क्या समझ में आ गया? मैंने कहा था कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप कहीं कहीं है, ये बताता है आपको। कुछ थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने हैं। उसमें से दो तीन मैंने लिखे हैं, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैच्योरेशन। क्लियर है? अब इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं, और भी है, मैंने तीन ही लिखे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड है क्या? सेकंड और थर्ड है क्या? फर्स्ट एंड थर्ड है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है क्या? जिसको आता है फटाफट लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं आएगा बहुत सारों को, है ना। मैंने इंटरनल वैलिडिटी वर्ड बताया भैया, ध्यान से समझ ले। मैंने कहा था इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, अभी सुन लो, मैं वापस गला खराब कर रहा हूं, है ना। मैंने कहा था दो चीजों के बीच में आप जो भी रिलेशन देख रहे हैं वो कहीं न कहीं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ये तो इंटरनल वैलिडिटी हो गया, क्लियर। अब क्या हो गया, मैं जो बात करता हूं इसका आंसर डी है, तीनों ही है, ठीक है। और भी होते हैं, मैं इन जो तीन आए उनकी बात कर लेता हूं। एक है हिस्ट्री, मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का। आप कोई हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे, ठीक है, कि बेस्ट एग्जामिनेशन पे आप हेल्थ एजुकेशन दिया, आपने एजुकेशन दिया, ठीक है, और थोड़े दिन बाद आपने देखा कि बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, ठीक है। मतलब आपका हेल्थ एजुकेशन का एग्जामिनेशन का रिलेशनशिप था और उससे इंप्रूव हुआ। आपका कहना तो क्या है कि मैंने एजुकेशन दी, उससे क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। यही हुआ ना। जैसे मैंने आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ाया और आपका नॉलेज उससे क्या हो गया, आपका इंप्रूव हो गया। लेकिन सडनली जब मैं बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ, जब हेल्थ एजुकेशन दे रहा था, कोई फेमस एक्ट्रेस थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया। कोई भी फेमस एक्ट्रेस हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया, वो मीडिया की सुर्खियां बन गया, ठीक है, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मीडिया में दिख रहा है, तो लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए, है ना। जैसे अभी कोविशील्ड का है ना, हार्ट अटैक आता है, लोग मैंने कौन सी लगाई, इससे पहले पता नहीं किसने कौन सी लगाई, लेकिन लोग ढूंढ रहे हैं मैंने कौन सी लगाई, कोवैक्सीन लगाई कि कोविशील्ड लगाई, ढूंढ रहे ना, ठीक है। जब एक वो साउथ का स्टार था, वो जिम करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद 2-3 दिन लोगों ने जिम जाना बंद कर दिया है, क्या हो नहीं जाए कुछ, है ना। तो सडनली तो जरूरी नहीं कि उसका जो एग्जामिनेशन इंप्रूव हुआ है वो आपके एजुकेशन से हुआ, वो जरूरी नहीं है। सडनली उस टाइम ऐसा इंसिडेंस हो गया तो वो अवेयर हो गए, ठीक है, तो उसका एग्जामिनेशन इंप्रूव हो गया। लेकिन आप क्या मानोगे कि मैंने जो हेल्थ एजुकेशन दी है उसकी वजह से इंप्रूव हुआ, तो ये भी एक थ्रेट है ना। एक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। मैंने यहां पे वेट किया, डाइटरी कॉम्प्लायंस चेक कर रहा हूं, वेट मेरा ठीक आया, कहीं और दूसरी मशीन से कर दिया मैंने, आपको वेट बढ़ा हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा कि मेरा नहीं डाइट से, मैंने जो आपने जो डाइट बताई मेरे को उससे मेरा वजन बढ़ गया आपका। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जब भी रिसर्च स्टडी में आप यूज करते हैं, वो हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। इंस्ट्रूमेंट आपको कभी भी चेंज नहीं करना। अगर एक बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी चेक कर रहे हैं तो उसी से आपको बीपी चेक करना है। समझ में आई कहानी। और ये होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब क्या होता है कि अगर लॉन्ग टाइम जो स्टडी होती है ना, लॉन्ग टर्म, तो जनरली क्या होता है कि आदमी क्या होता है, धीरे धीरे उसकी एज क्या होती है, बढ़ती, तो मैच्योर हो जाता है, तब भी आपके रिजल्ट क्या होते हैं, थोड़े से आपके वेरी कर जाते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, तीनों और भी होते हैं, मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं एक्सप्लेन, मैं कर चुका हूं, आप पिछला वीडियो देख लें, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके मल्टीपल आंसर्स है, कौन आ रहा है। द इथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च इंक्लूड, इथिकल कंसिडरेशन क्या बोलते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल आंसर देने हैं इसके। फ्री कॉपिंग फ्रॉम बुक्स एंड जर्नल्स, क्या फ्री में आप कॉपी कर सकते हैं बुक्स और जर्नल से, सिरे से डाल सकते हैं क्या।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी होता है क्या? अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, ठीक है, क्या होता है बता चुका हूं और बता दूंगा। प्रॉपर रेफरेंसिंग जरूरी है क्या? प्राइवेसी एज एन इनसिग्निफिकेंट इशू, क्या प्राइवेसी कोई जरूरी नहीं है क्या? इनसिग्निफिकेंट है क्या? व्हाट इज योर आंसर? मल्टीपल आंसर है। इथिकल की बात कर रहा हूं मैं रिसर्च स्टडी के अंदर। मैं समझा देता हूं, तो मैं समझा देता हूं इस आंसर को, जो भी है आप करना चाहते हो आंसर कर लो। देखो, कभी भी अपन कॉपी पेस्ट नहीं करते कभी भी रिसर्च स्टडी के अंदर, ठीक है। उससे कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है? प्लेगरिज्म आता है। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने कोई बुक लिख रखी है, मैंने आपकी लाइन यूक्यू मैंने स्टडी में कॉपी कर दी, ठीक है, तो वो मैंने आपका एक कॉपी पेस्ट है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म। मतलब वो आपका कोई न्यू नहीं है, आपने कोई जो लिया है। इसलिए रिसर्च स्टडी जो होती है वो क्या होती है? न्यू होनी चाहिए। आप जो आर्टिकल लिखते हैं ना वो न्यू होना चाहिए। इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप अपना जो आर्टिकल है उसको कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दो, कितना परसेंटेज प्लेगरिज्म है वो पता चल जाएगा आपको कि आपने कहां से उठाया है मटेरियल। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसी से पता लगाते हैं। नहीं तो आपने बुक लिखी है, आपको कॉपी पेस्ट कर मैं मेरी गाइड छाप दूंगा, नहीं तो नहीं, है ना। हर गाइड में लैंग्वेज अलग अलग मिलती थोड़ी बहुत आपको 19-20, बिकॉज ऑफ प्लेगरिज्म। कान इधर से उधर से पकड़ चीज वही कहना चाहता है वो आदमी, है ना, लेकिन सेम नहीं लिख सकते वो बिकॉज ऑफ इशू प्लेगरिज्म, ठीक है ना। समझ में आ गई? तो आपका इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, अवॉइडिंग प्लेगरिज्म होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर रेफरेंसिंग अपनी होनी चाहिए। प्राइवेसी इनसिग्निफिकेंट नहीं, प्राइवेसी सिग्निफिकेंट इशू है ना, क्या? और कॉपी नहीं करना। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, सी और डी। तो मल्टीपल आंसर क्या है भैया इसका? बी, सी और डी। क्लियर है भैया? नेक्स्ट बात करूं, a researcher uses data of an earlier research paper, earlier research paper में यूज किया है, and publishes a new research paper। आपने कोई भी डेटा कलेक्शन किया, आपने उसको पब्लिश कर दिया, यूज कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो? उसी डेटा को नया और पेपर पब्लिश कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है भैया? क्या इथिकल है ये? क्या अनइथिकल है? क्या परमिसिबल है? परमिसिबल है? क्या प्रॉपर है? क्या आंसर है? बी, अनइथिकल। ये इथिकल नहीं। एक बार आपने पब्लिश कर दिया, कोई डेटा बचा हुआ है जिसको आपने यूज नहीं किया है, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको अपन सेकेंडरी डेटा एनालिसिस स्टडीज बोलते हैं, मैं बता चुका हूं। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्विक चलूंगा अभी ना, मुझे निकलना भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज रिक्वायर द लार्ज सैंपल साइज? बता चुका हूं मैं, जहां पे ज्यादा सैंपल साइज जरूरत होती है। डिस्क्रिप्टिव, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और फिनोमिनोलॉजिकल। क्विक आंसर दो। मैंने बताया है कि जनरली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है, तो क्वांटिटेटिव स्टडीज में ज्यादा सैंपल साइज जरूरत होती है, क्वालिटेटिव में क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये पता तो होगा, मैंने यहाँ क्वांटिटेटिव क्वालिटी नहीं लिखा, उसके टाइप्स लिख दिए। तो ये कौन सी है भैया? तीनों ही जो है, और ये तीनों ही कौन सी थी भैया? आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी थी। पहली जो मैंने लिखी थी डिस्क्रिप्टिव, वो क्या? क्वांटिटेटिव का ही टाइप था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव लिखा हुआ होता तो आपका आंसर वही जाता, और उसका कोई टाइप दिया हुआ है तो उसका आंसर वही जाएगा। इसके लिए आपको टाइप्स याद होना जरूरी है ना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है भैया? आपका डिस्क्रिप्टिव। अगर यहाँ पे ऑप्शन में क्वांटिटेटिव होता तो आपका आंसर क्या जाता? क्वांटिटेटिव जाता। क्लियर है भैया? आंसर इज ए। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एलिमेंट इन सैंपलिंग प्रोसेस इज? पहले एलिमेंट क्या होते हैं ये पता है कि नहीं आपको? देखेंगे अभी। ऑब्जेक्ट, सैंपलिंग फ्रेम, सब्जेक्ट और असेसिबल पॉपुलेशन। एलिमेंट का अनदर नेम पूछा है। डन भैया, आप समझ लो, मैंने सैंपलिंग प्रोसेस समझाई थी। सैंपलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पहले तो आपकी क्या होती है भैया? रिसर्च पॉपुलेशन होती है, ठीक है। रिसर्च पॉपुलेशन के बाद आता है भैया आपकी टारगेट पॉपुलेशन आती है।
टारगेट पॉपुलेशन के बाद क्या आती है आपकी, असेसिबल पॉपुलेशन आती है, सही, ठीक है। असेसिबल पॉपुलेशन के बाद उससे आप क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और जो सैंपल, सपोज आपने 100 सैंपल लिए आपकी स्टडी के अंदर, ठीक है, तो वो तो क्या है, सैंपल है, और ईच इंडिविजुअल, एक एक सैंपल की जो मैं बात करूं उससे को क्या बोलते हैं भैया, अपन एलिमेंट या सब्जेक्ट बोलते हैं, एलिमेंट या सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अनदर नेम ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट, ठीक है। ये 60 सैंपल मैंने स्टडी में लिए, तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो वो क्या है भैया, आपका सब्जेक्ट है, या उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट बोलते हैं। समझ में ये कहानी। सैंपलिंग फ्रेम क्या होती है भैया, कि मुझे सपोज पूरी 500 लोगों में से 100 लोगों को सेलेक्ट करना है, क्लियर। तो 500 लोगों की मेरे पास जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द असेसिबल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की लिस्ट जो होती है टारगेट असेसिबल पॉपुलेशन की, जिसमें से मैं क्या करूंगा, सैंपल को लूंगा। इस क्लास में से मुझे 10 लोगों को लेना है, तो 60 बच्चे हैं क्लास में, 60 बच्चों की मेरे पास जो लिस्ट है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सैंपलिंग फ्रेम। क्या बोलते हैं भैया, सैंपलिंग फ्रेम। समझ में ये कहानी। रिसर्च पॉपुलेशन, सपोज मुझे स्टडी करनी है डायबिटिक पेशेंट्स पे स्टडी करनी है जिनको कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इंडिया में कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिसमें मैं स्टडी जनरलाइज करूंगा, वो मेरी रिसर्च पॉपुलेशन है। समझ में आ गई, रिसर्च पॉपुलेशन है, ठीक। और टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया, टारगेट पॉपुलेशन एग्जांपल से भी बताया आपको, क्लियर, कि टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, एक्सेसिबल जो सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या आता है, रिसर्च पॉपुलेशन आती है, फिर टारगेट आती है, फिर असेसिबल आती है, फिर वहां से अपन सैंपल लेते हैं। असेसिबल का मतलब और कह सकता हूं मैं, अवेलेबल पॉपुलेशन, अवेलेबल पॉपुलेशन मैंने एग्जांपल से पहले समझा रखा है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने डिटेल में बताया है कि टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, असेसिबल क्या होता है, सैंपल क्या है, सैंपलिंग क्या है, एलिमेंट क्या है, डिटेल में मैंने इसको समझा रखा आपको। लेकिन चेन आपकी जनरली यही है, आप वहां पे देख लें, उसको डिटेल में आपको मिल जाएगा, क्लियर। सो अनदर नेम क्या हुआ इसका, सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हमें दो टाइप बताए हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, उन टाइप को देख लें। इससे पूछा नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, स्नोबॉल और सिक्वेंशियल। अब जैसे टाइप पढ़ रखा है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, सिक्वेंशियल और क्लस्टर या मल्टी स्टेज, ये 5 सैंपलिंग है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है ना भैया। तो सिंपल भी आ रही है उसमें, स्ट्रेटिफाइड भी आ रही है उसमें, सिक्वेंशियल भी आ रही है उसके अंदर। स्नोबॉल जो होती है वो जनरली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जिसको अपन चेन रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं या नेटवर्क सैंपलिंग भी बोलते हैं भैया, क्लियर है कहानी। अब मैं सिंपल क्या होती है मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा, स्ट्रेटिफाइड में क्या है, प्रोपोर्शनेट क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट क्या है, मैं यहां पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप पढ़ लें, वहां पे कोई समझ में आया नहीं आया तो मुझे पूछना, मैंने डिटेल में एक एक चीज को बताया है इसको, ठीक है ना भैया। आंसर इज स्नोबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शनेट एंड डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक, क्लियर, समझ लेना इसको। प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग जो है आंसर कर लो, फिर मैं बता देता हूं इसको। आंसर कर लिया, फटाफट कर लो, ठीक है भैया। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनेट और एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो याद रहे यहां पे सैंपल साइज का कोई लेना देना नहीं होता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी कोई ए पॉपुलेशन है, ये मेरी बी पॉपुलेशन है, ये मेरी क्या है भैया, सी पॉपुलेशन है। समझ में आ रही कहानी, ठीक है। ए पॉपुलेशन में क्या है भैया, 100 लोग हैं, यहां पर क्या है भैया 200 लोग हैं, और यहां कितने हैं भैया 300 लोग। मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है, ठीक है, सैंपल सेलेक्ट करना है। एक तो मैंने क्या कर दिया, एक वर्ड यूज करो दैट इज सैंपलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। सैंपलिंग फ्रैक्शन जो है मैं जो यूज कर रहा हूं यहां पर हाफ, दैट इज ए हाफ, ठीक है, हाफ लिया, इसका भी मैंने यूज कर रहा हूं हाफ, इसका भी यूज कर रहा हूं मैं हाफ, दैट इज सैंपलिंग फ्रैक्शन, ठीक है।
हाफ 100 का आधा कितना लिया मैंने 50, 200 का आधा कितना लिया मैंने 100, 300 का आधा कितना लिया 150। दैट इज द प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक, जिसमें क्या होता है सैंपलिंग फ्रैक्शन शुड बी सेम। तो यहां सैंपल साइज का सवाल नहीं है, सवाल किसका है सैंपलिंग फ्रैक्शन का। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, सपोज ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, मैंने क्या कर लिया इसमें से भी ले लिए 50, इसमें से भी ले लिए मैंने 50 और इसमें से भी ले लिए मैंने 50। तो इसका तो सैंपलिंग फ्रैक्शन कितना हो गया हाफ, इसका 200 में से 50 लिए तो 1/4, 1/4, इसका 300 में से 50 लिए तो 1/6। तो सैंपलिंग फ्रैक्शन शुड बी वेरी, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। तो याद रहे प्रोपोर्शनेट में और डिसप्रोपोर्शनेट में सैंपल साइज का फर्क नहीं होता है, फर्क किसका होता है सैंपलिंग फ्रैक्शन का। साइज भी डिफरेंस आएगा लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो क्या है भैया सैंपलिंग फ्रैक्शन का। सेम सैंपलिंग फ्रैक्शन यूज करते हैं प्रोपोर्शनेट में, और जो दूसरा विदाउट सेम नहीं यूज कर रहे हैं वो किसमें आपका डिसप्रोपोर्शनेट। अंडरस्टूड है भैया। सो योर आंसर इज सैंपलिंग फ्रैक्शन, ये बता चुका हूं मैं अच्छे से। इन विच सैंपलिंग टेक्निक एलिमेंट्स या सब्जेक्ट आर चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। बाय चांस में क्या है, इसको ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, किसी को ले लिया, मैं पिक कर लिया, किसी का भी नंबर आ सकता है, लेकिन बाय चॉइस मैं जिसको चाहूंगा उसको लूंगा, जो मेरे क्राइटेरिया होंगे उसके अकॉर्डिंग में चाहूंगा उसको लूंगा। तो सैंपल आर चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। आंसर इज प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल। अगर नहीं आता ना क्वेश्चन इसका आंसर तो भी वो सोल्व कर सकता है अगर दिमाग है तो, पर जिसको ये पता हो, जिसे टाइप टॉपिक तो पढ़ा हुआ होना जरूरी है भाई, बिना टॉपिक पढ़े हुए तो कैसे कह सकते हैं कि सोल्व कर लेंगे अपन, है ना। मुझे इस गली के बारे में पता नहीं, मुझे क्या पता कौन रहता पड़ोसी, पढ़ा ही नहीं मैंने, उसके बारे में जाना ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। क्लियर है। मैंने टाइप पता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के, भैया ये दो तो प्रोबेबिलिटी के ही टाइप है, समझ गए, सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल। तो तीन तो ऑप्शन सेम हो गए तो हो ही नहीं सकते, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वहां चूजन बाय चांस नॉट बाय चॉइस, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी को अपन रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी को अपन नॉन रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबको प्रोबेबिलिटी है उसमें स्टडी में पार्टिसिपेट होने की, किसी का भी नंबर आ सकता है। समझ में आ गई कहानी। अभी मैं कहूं कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, भैया इसका आंसर बताओ, मैं किसी को भी उठा के पूछ सकता हूं रैंडमली, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि जिसने मेरी ये क्लास अटेंड की थी सैंपलिंग की, क्लियर, उसी को मैं पूछूंगा। तो जिसने अटेंड किया तो वैसे उनका नंबर तो है ही नहीं, वो तो वैसे ही स्टडी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, तो चूजन बाय चॉइस हो गया वो। समझ में आ गई कहानी। सो आंसर इज नॉन प्रोबेबिलिटी, दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द ऑथोरिटेटिव सैंपलिंग। जिसने पढ़ा है वो कर पाएगा। दैट इज अ क्लस्टर, पर्पजिव, जजमेंटल, बोथ बी एंड सी। क्या आंसर भैया, ऑथोरिटेटिव को ही पर्पजिव बोलते हैं, पर्पजिव को ही जजमेंटल बोलते हैं। ये तीनों एक ही सैंपलिंग टेक्निक के नाम है। ठीक है ना, तो याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द टोटल एन्यूमरेटिव सैंपलिंग टेक्निक। टोटल सबको ले लिया आपने, क्लस्टर सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग और कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। आंसर करो फटाफट, जिसने पढ़ रखा है ये चीजें। कर दिया आंसर भैया। क्लस्टर सैंपलिंग, एक तो मैंने क्या कहा कि स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड में तो क्या होता है भैया, आप स्ट्रेटा बनाते हैं, जिससे आपने क्या कर दिया मेल और फीमेल का बना दिया। अब आप मेल से सैंपल ले रहे हैं, फीमेल से ले रहे हैं, उसको प्रोपोर्शनेट में ले या डिसप्रोपोर्शनेट में ले। ठीक है। एक आपने क्या कर दिया
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए। फर्स्ट ईयर से 50 सैंपल लिए, सेकेंड ईयर से 50 लिए, थर्ड ईयर से 50 लिए, फोर्थ ईयर से आपने स्ट्रेटा बना दिया, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर में क्या होता है कि जैसे कि एक ये गांव है, जैसे फर्स्ट ईयर का ग्रुप है, सेकेंड ईयर का ग्रुप है, थर्ड ईयर का ग्रुप है और फोर्थ ईयर का ग्रुप है, ठीक है। 100 बच्चे चारों में थे, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटिफाइड में क्या किया, मैंने 100 में से 50 50 50 चारों ले लिए, चारों में से ले लिए, ठीक है। तो 400 में से मैंने कितने लिए, 200 सैंपल ले लिए। समझ में कहानी, प्रपोर्शनेट ले लिया मैंने, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मुझे 200 चाहिए ना, मैंने एक तो 100 बच्चे फर्स्ट ईयर के ले लिए और एक बच्चे मैंने क्या ले लिया, 100 बच्चे थर्ड ईयर के ले लिए। मैंने पूरे क्लस्टर को ही उठा लिया, मैंने उसको स्ट्रेटा में डिवाइड नहीं किया, पूरे मैंने हेटेरोजेनस जो ग्रुप था उस ग्रुप को ही मैंने क्या कर लिया, उठा लिया। दैट इज अ क्लस्टर सेल। समझ में आया डिफरेंस, क्लियर है। वो आपका क्लस्टर होता है कन्वीनियंट, जो आपका इजीली अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, अवेलेबल होता है, रेडी होता है कि भैया हाँ भाई आयो हम तैयार हैं, है ना, आप इजीली अवेलेबल होता है, दैट इज ए कन्वीनियंट। जजमेंटल और पर्पजी होता है, जो आप स्पेशल पर्पज और क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं उसको फुलफिल करता है, उसको आप लेते हैं, नहीं करता उसको नहीं लेते, क्लियर है। जो डायबिटीज के पेशेंट की बात करें कि जो आपको जिसको कॉम्प्लिकेशंस है तो उन्हीं को आप लेंगे, बाकी को आप नहीं लेंगे, क्लियर है। और कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भैया, जितने अवेलेबल सब्जेक्ट हैं उस सबको ही आप लेते हैं, दैट इज ए कंजिक्यूटिव सैंपलिंग। तो कहानी यही है भैया, उसी को बोलते हैं टोटल एन्यूमरेटिव, टोटल सबको ले लिया, नाम से याद है, टोटल कंजिक्यूटिव, दैट इज ए डी। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द एक्शन